शिफ्ट में क्या टॉपिक्स आए थे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें यूनिट 1 की, तो इसमें आया था टीचिंग लर्निंग मेथड्स और CBCS यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यह आया था। और देखिए उसके बाद आया था यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च टेस्ट, रिसर्च टाइप्स और हाइपोथेसिस। कॉम्प्रिहेंशन का लेवल बहुत इजी था, ठीक है। कम्युनिकेशन में देखिए टाइप्स आई थी और फीचर्स आए थे। और यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड में देखिए परसेंटेज लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड वाला, ये क्वेश्चन आए थे जो रेगुलर आ ही रहे हैं। यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग में देखिए फैलिसिस है, उपनया है और साइलॉक्स है, ये आए थे, ठीक है। उपनया जो था वो क्वेश्चन था। सो डाटा इंटरप्रिटेशन लेवल इजी है, देखिए परसेंटेज एवरेज रेशियो आती है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ICT में देखिए AVI मैच करना था, इनकी ऑडियो वीडियो को मैच करना था आपस में, ठीक है, वो क्वेश्चन था। फुल फॉर्म थी और साथ में इंटरनेट था। और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में वही इन्वायरमेंटल इशू थे, नेचुरल हजार्ड्स, पॉल्यूशन था। हायर एजुकेशन सिस्टम में देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डेली आ रही है, आपको ये रेगुलर करनी है, लगातार करनी है, इंस्टीट्यूशन है और स्कीम्स हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन देखिए ऐसा था सीक्वेंस में। अब देखिए इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था पता नहीं चल पाया, लेकिन सीक्वेंस था, पहले था 1, फिर 1.5, फिर था 2, यानी कि गैप था 0.5 का। तो आपका इसी के अनुसार आंसर आएगा। तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, ठीक है, 0.5 था यहाँ पे गैप था। सो नेक्स्ट देखिए विच वन इज द डीम टू बी यूनिवर्सिटी। तो देखिए डीम टू बी यूनिवर्सिटी, ठीक है, कौन सी थी? तो NUEPA, ठीक है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन था। तो इसकी फुल फॉर्म आपको मैंने बता दी। तो ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। सो देखिए ये कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, ठीक है। ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, एम्फेसिस प्लानिंग, मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग इन एजुकेशन पॉलिसी थ्रू रिसर्च, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी एंड डिसमिनेशन। अब देखिए NUEPA न्यूपा जो है उसका काम क्या है? प्लानिंग करना, मैनेजमेंट करना, ठीक है, और कैपेसिटी बिल्ड करना एजुकेशन पॉलिसी में, किसके द्वारा? रिसर्च के द्वारा, ठीक है। तो ये बनाया गया था, ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और देखिए ब्रिक्स का अरेंजमेंट था, ठीक है। देखिए जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसके 17 गोल है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDGs 2021 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ब्रिक्स की कंट्रीज़ को अरेंज करना था हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो आप देखिए यहाँ पे ब्रिक्स की कंट्री हैं, ठीक है, तो आप उसे अरेंज कर सकते हैं। देखिए वैसे जो ब्रिक्स हैं, ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ब्रिक्स में क्या था कि आपको इनको अरेंज करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको मैं ये बता रहा हूँ, आप ब्रिक्स की वेबसाइट पे जाके भी इसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको जाके मिल जाएगा ब्रिक्स के बारे में। तो ये 2021 का ये लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ पे आपको हाईएस्ट से लोएस्ट सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको सबसे ऊपर हाईएस्ट रखना था, नीचे लोएस्ट रखना था, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट था क्वेश्चन CBCS। अब क्वेश्चन क्या था वो पता नहीं है, लेकिन CBCS के रिलेटेड क्वेश्चन था। CBCS की फुल फॉर्म क्या है? देखिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यानी कि देखिए जब स्टूडेंट क्या करते हैं कि कहीं पे एडमिशन ले लेते हैं, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए उन्होंने 2 साल लगा लिए, तो तीसरा साल अगर पूरा नहीं करते वो उनका ख़राब हो जाता है। तो लेकिन CBCS के अकॉर्डिंग वो ख़राब नहीं होगा, वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रख पाएंगे। दूसरी बात क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट है आर्ट्स का, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ का, लेकिन आप साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, आप कहीं पे एडमिशन लेते हैं, उसकी जगह की मान लीजिए आपने दिल्ली में एडमिशन लिया, फिर आपने राजस्थान में एडमिशन लिया, तो आपका कोर्स वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन था एक, व्हाट इज रिसर्च टेस्ट। अब रिसर्च टेस्ट क्या होता है? देखिए टेस्ट कैन बी कंसिडर्ड एन ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट दैट डिटरमाइंस वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गिवन सैम्पल, प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस, ठीक है। अब टेस्ट किसके ऊपर किया जाता है, ठीक है, टेस्ट किसके ऊपर किया जाएगा? सैम्पल, प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विस के ऊपर, ठीक है। द पर्पस ऑफ टेस्टिंग इन्वॉल्व्स ए प्रायर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन एंड ए कंपैरिजन ऑफ दैट एक्सपेक्टेशन टू व्हाट वन एक्चुअली ऑब्जर्व। अब देखिए रिसर्च टेस्ट करना क्यों जरूरी है? अब देखिए मान लीजिए किसी ने रिसर्च कर ली, उसे जांचना जरूरी है कि वो सही है कि गलत है, ठीक है।
तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, कुछ जैसे पूरा रिसर्च है, ठीक है, पूरा रिसर्च है, उसको क्या किया जाता है, उसमें से एक सैंपल निकाला जाता है टेस्ट करने के लिए, जिससे पता चल जाता है कि हाँ ये रिसर्च बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो देखिए बिना टेस्ट के अगर आप रिसर्च को करेंगे तो क्या होगा, आपकी रिसर्च फेल होने के चांसेस हो सकते हैं। देखिए 3 मेन टाइप्स हैं रिसर्च टेस्ट के, ठीक है। सो एन इंडिपेंडेंट सैंपल, टी टेस्ट कंपेयर द मीन्स फॉर 2 ग्रुप्स। इंडिपेंडेंट सैंपल में देखिए आप कोई भी सैंपल उठा सकते हैं और 2 ग्रुप्स को मैच करना होता है। एक होता है पेयर्ड सैंपल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका मीनिंग क्या है, फ्रॉम द सेम ग्रुप एट द डिफरेंट टाइम, यानी कि एक ही ग्रुप से हमने एक सेम सैंपल उठाए, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे, यानी कि वो क्या था कि चीज़ सेम है, लेकिन आपने जैसे मान लीजिए रिसर्च जो है उसका सैंपल टेस्ट किया, आज सैंपल टेस्ट किया, कुछ दिन बाद फिर उसी में से आपने सैंपल उठाया तो वो सेम सैंपल हो गया, ठीक है। तो वो होता है पेयर सैंपल। एक होता है वन सैंपल टी टेस्ट, इसका मीनिंग क्या है, सिंगल ग्रुप अगेंस्ट ए नॉन मीन, यानी कि एक सिंगल जो ग्रुप होता है इसके अंदर सिर्फ एक सैंपल उठाना। एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है पेयर्ड, एक होता है सिंपल। तो देखिए पेपर 1 का इवनिंग शिफ्ट में कौन सा आया था, सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, फिर करेंगे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। तो देखिए टीचिंग जो एप्टीट्यूड है उसमें टीचिंग लर्निंग मेथड्स आए थे, ठीक है, और आया था साथ में CBCS, ठीक है। फिर आया था रिसर्च टेस्ट, हाइपोथेसिस, रिसर्च टाइप इजी लेवल था कॉम्प्रिहेंशन का, और कम्युनिकेशन में टाइप्स थे, फीचर थे। मैथमेटिकल में वही परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्टेंस, उसमें लॉजिकल रीजनिंग में फैलसिस, उपन्याय, साइलॉग्स, ठीक है। और साथ में DI भी इजी लेवल था। देखिए यहाँ पे क्या है कि DI में जो कैलकुलेशन वाले सवाल होते हैं तो आपको परसेंटेज एवरेज रेशियो करके जानी चाहिए। फुल फॉर्म थी ICT में, ठीक है। इंटरनेट था, इवनिंग में देखिए वही है। एनवायरमेंटल इशू थे, नेचुरल हजार्ड से पोल्यूशन था, और हायर एजुकेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन थे, स्कीम्स थी, ठीक है। तो ये था इसका टॉपिक्स। सो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो देखिए व्हाट इज़ द बाइनरी नंबर फॉर डेसिमल नंबर 9। तो ये क्वेश्चन आया था इवनिंग शिफ्ट में। दशमलव संख्या है 9 हेतु द विचर संख्या क्या है, ठीक है। डेसिमल नंबर क्या है, 9 का बाइनरी नंबर, ठीक है। बाइनरी नंबर जो होता है, सो आपको यहाँ से चूज़ करना था। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1001, ठीक है, ये इसका बाइनरी नंबर है, ठीक है। सो आप ऐसे देख सकते हैं इस बॉक्स में, ठीक है। सो बाइनरी नंबर कैसे निकालना है आपको ये पता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है डाटा कलेक्शन। अब देखिए डाटा कलेक्शन कैसे होता है। सो देखिए डाटा कलेक्शन होता है ऑब्जर्वेशन से। डाटा कलेक्शन के मेथड देखिए, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर्स, सर्वे, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट्स, फोकस ग्रुप, ओरल हिस्ट्री। ये क्या है, ये डाटा कलेक्शन के मेथड हैं। डाटा कलेक्शन किस में किया जाता है, रिसर्च एप्टीट्यूड में, ठीक है। सो नेक्स्ट है ब्रिक्स अरेंज हाईएस्ट टू लोएस्ट SDGs, ठीक है। SDC में देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें अरेंज करना था ब्रिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसे सबसे फर्स्ट रैंक है, किसकी लोएस्ट हाईएस्ट से यहाँ से देखना था। तो यहाँ पे मैंने दे दी है, आप इसे खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। सोलर एनर्जी स्टेट रैंक 2021, देखिए राजस्थान सबसे ऊपर है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था फिर, ठीक है, आप इसे चेक कर सकते हैं। सो देखिए 5वां क्वेश्चन है, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर इंटरचेंज देयर रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज इट इज़ कॉल्ड, यानी कि संप्रेषण की प्रक्रिया में जब प्रदाता और अदाता संदेश भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में अपनी भूमिकाओं की अदला बदली करते हैं तो क्या कहलाता है। यानी कि देखिए 2 बंदे हैं, एक है संदेश भेजने वाला, एक है प्राप्त करने वाला। जब संदेश देने वाला संदेश देता है और प्राप्त करने वाला संदेश प्राप्त करता है तो भूमिका की अदला बदली होगी ना, एक ने संदेश दे दिया, एक ने संदेश ले लिया, तो क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है ट्रांजैक्शनल मोड, यानी कि संव्यवहारात्मक प्रतिरूप, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ
continents in decreasing order of their yearly carbon dioxide emission at present। यानी कि देखिए वर्तमान समय में जो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, हर एक साल में, उन्हें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, सबसे पहले आएगा सबसे बड़े वाला, उसके बाद सबसे छोटे वाला, ठीक है। तो ये ऑप्शन थे ऐसे करके, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इनकी 2 4 3 1, यानी कि सबसे पहले आएगा एशिया, फिर आएगा नॉर्थ अमेरिका, फिर आएगा यूरोप, फिर आएगा अफ्रीका, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट होने के फिर से चांसेस हैं, तो आप इसे अच्छे से करिए। सबसे ज़्यादा एशिया में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिशन होती है, सबसे ज़्यादा उत्सर्जन यहीं से होती है, फिर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। सो देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से फिर से क्वेश्चन आया है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट इन विजिट मेकिंग अवेलेबल द बेनिफिट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी स्पेशली विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि विकास हेतु वैश्विक सहभागिता के सहस्त्राबी विकास लक्ष्य में विशेषकर निम्नलिखित में से किन नई प्रौद्योगिकियों का लाभ मुहैया कराना अभिकल्पित है। देखिए यहाँ पे जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, तो उसमें ग्लोबल पार्टनरशिप जो है वो किन की है। सो देखिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। अब देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन को ज़्यादा जोर दिया गया है, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलप इज डिज़ाइन टू प्रूव बेनिफिट्स न्यू टेक्नोलॉजी स्पेशली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए आईसीटी में क्या है, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में क्या है कि जो गोल नंबर 8 है वो है आईसीटी वाला, यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। आप देखिए कम्युनिकेशन होगा, उसकी टेक्नोलॉजी होगी, तो आसानी से क्या है कि जो गोल को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द ग्लोबल एमिशन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर मैक्सिमम इन केस ऑफ, यानी कि प्राकृतिक स्रोतों से निम्नलिखित में से किस प्राथमिक प्रदूषक का वैश्विक उत्सर्जन सर्वाधिक होता है, ठीक है। यानी कि देखिए अगर हम बात करें नेचुरल सोर्सेज की, प्राकृतिक स्रोतों की, तो उनमें से देखिए किस प्राथमिक प्रदूषक का, यानी कि किस प्राइमरी पॉल्यूटेंट का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भार होता है, ठीक है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन, तो आंसर है मीथेन का, ठीक है। अगर हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट की बात करें नेचुरल सोर्सेज से, तो सबसे ज़्यादा होती है मीथेन। प्राकृतिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक उत्सर्जन, देखिए यहाँ पे आंसर आएगा सी, ठीक है, यहाँ पे डी लिखा है, मीथेन नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा सी। यानी कि प्राकृतिक स्रोतों से बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो वैश्विक उत्सर्जन है वो सर्वाधिक होता है, ठीक है। सो ये थे क्वेश्चन जो आए थे। अभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करते हैं जो आ सकते हैं। देखिए इनके हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कैसे आ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ए इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ ए मैम, ए मैन आएगा यहाँ पे, ए मैन, ठीक है। बी एंड सी इज द मैटरनल ग्रैंडसन ऑफ बीज फादर, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, यानी कि देखिए ए जो है वो क्या है, ठीक है, एक पुरुष है बी, उसकी एकमात्र बहन है ए, और बी के पिता का नाती सी है, और ए का सी से क्या संबंध है। तो देखिए ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माँ, ठीक है। आप ये चित्र देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पुरुष को ऐसे किया है और महिला को 0 से किया है। सो आपको यहाँ पे देखिए पता चल जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सी। अगर ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाए, आपको कंपैरिजन करना है, ये चित्र में यहाँ पे कंपैरिजन है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडलिटी ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी डिफ्रेंशिएट फ्रॉम ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्टिंग इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम्स, यानी कि निम्नलिखित में से देखिए किन अधिगम परिणामों के संदर्भ में शिक्षा की पद्धति और प्रशिक्षण अथवा अनुदेशन में अंतर करना होगा। यानी कि देखिए हमें चुनना है जो शिक्षण की पद्धति है, ठीक है, वो, और प्रशिक्षण अथवा अनुदेशन, यानी कि हमें चुनना है टीचिंग में से ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्टिंग, ठीक है। तो इनमें हमें अंतर करना है, ठीक है। वो किसके द्वारा होगा, वो होगा ए के द्वारा, यानी कि क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि समलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन के द्वारा, यानी कि क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग के द्वारा। अब देखिए जो क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग होगी इसके द्वारा
हम जान पाएंगे कि जो ट्रेनिंग है, इंस्ट्रक्टिंग है, ठीक है, वो कैसे डिफ्रेंशिएट है, कैसे डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी मेड इन द मेथड ऑफ टीचिंग। अब देखिए, मेथड ऑफ टीचिंग में क्या है कि जब टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो हम जो चीज़ पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ हम समझते हैं, समझने के साथ हमारे अंदर क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है, क्रिएटिव थिंकिंग आती है। जब मान लीजिए आपने कोई चीज़ पढ़ ली, अब आपके सामने देखिए, आपको उसको बताना है कि होता है ना क्वेश्चन की, जैसे आपको टीचर ने पढ़ा दिया, फिर आपको होता है कि आप इसे अपने शब्दों में लिखिए, आप अपने 150 शब्दों में लिखे, 200 शब्दों में लिखिए, तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग आती है, तो आप चीज़ों को सोच समझ के लिखते हैं, ठीक है, वो चीज़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ सकता है, ए रिसर्चर रिपोर्ट्स हिज हर रिसर्च फाइंडिंग टू द रिसर्च ऑडियंस इन सच ए वे दैट हिज हर पर्सनल व्यूज आर नेसेसरली गेटिंग स्पॉटेड, दिस वुड इन्वॉल्व इशू रिलेटेड टू, यानी कि एक अनुसंधानकर्ता शोध परिणामों को इस तरह प्रस्तुत करता है कि उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण अवश्यमेव संपुष्ट हो जाए। ऐसी दिशा में निम्नलिखित में कौन सा मुद्दा संबंधित होगा? यानी कि देखिए, एक रिसर्चर है, अनुसंधानकर्ता, उसने जो शोध परिणाम है, यानी कि जो रिसर्च जो रिपोर्ट है, ठीक है, वो प्रस्तुत की है, तो उसका दावा है कि वो सही है। तो ऐसी दिशा में कौन सा मुद्दा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिसर्च एथिक्स, यानी कि शोध नैतिकता। अब देखिए, एथिक्स में क्या होता है कि चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, चीज़ें सही भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो उसका पर्सनल व्यू पॉइंट होता है, देखिए, जब भी रिसर्चर अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करता है, ठीक है, रिपोर्ट को जारी करता है, तो उसमें उसके पर्सनल व्यू पॉइंट होते हैं, ठीक है। सो इस केस में जो रिसर्च एथिक्स से वो रिलेटेड होता है, ठीक है। आप किसी भी राइटर की कोई भी बुक देख लेंगे, तो हर एक राइटर का अपना अपना नज़रिया है, ठीक है, वो चीज़। When the classroom communication is circular, the teacher encoder will be an, यानी कि जब कक्षा में संप्रेषण में चक्रियता होती है, तो शिक्षा संकेतक क्या होगा? अब देखिए, जब क्लासरूम कम्युनिकेशन है, देखिए, क्लासरूम में कम्युनिकेशन दो व्यक्तियों के बीच में होगा, एक तो टीचर, एक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो टीचर इनकोडर होता है, ठीक है। सो वो क्या है? वो है एक्टिव इनकोडर। एक्टिव इनकोडर मतलब देखिए, जैसे बच्चे चुपचाप बैठे हैं, तो टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वो हो गए एक्टिव इनकोडर, यानी कि वो बच्चों की हर बात पे जो क्या है, वो नज़र रखेंगे, ठीक है। सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर से रिपीट हो सकता है, कोप 25 क्या है? अब देखिए, जो कोप 25 क्या है, वो है क्लाइमेट चेंज से, ठीक है, द 25th एडिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। अब देखिए, कोप 25 का मतलब क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी 25th एडिशन, यानी कि पार्टियों का जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, 25वीं कॉन्फ्रेंस थी पार्टीज की, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि UNFCCC, ठीक है, इसे कोप 25 भी कहते हैं। सो हैज़ बिगन फ्रॉम December 2 इन मैड्रिड, स्पेन, यानी कि देखिए, स्पेन में 2 दिसंबर को कोप 25 की मीटिंग हुई थी, यानी कि UNFCCC, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी है, आपको इसकी फुल फॉर्म याद करनी ज़रूरी है, आ सकती हैं। ये पार्टी की कॉन्फ्रेंस थी, 25th एडिशन था, ठीक है। अगर इसका देखिए 26 कोप 26 आया, तो मान लीजिए कि उनकी जो पार्टीज की जो मीटिंग है, वो कॉन्फ्रेंस है, वो 26वीं कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे 26 आ जाएगा, तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। 25th में 25th एडिशन है, 26 में 26 आ जाएगा, तो यहाँ पे चेंज होके कोप 26 हो जाएगा, ठीक है। ओरिजिनली द समिट वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट चिली, साउथ अमेरिका, बट वायलेंट मास मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री मेड चिली रेलुक्टेंट फ्रॉम होस्टिंग द इवेंट। अब देखिए, पहले ये चिली, साउथ अमेरिका का चिली, वहाँ पे होना था, लेकिन वहाँ पे देखिए वायलेंट मूवमेंट हो गया, तो इसकी वजह से स्पेन में रखा गया, ठीक है। द लोकेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज रोटेटेड एवरी ईयर इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, दुनिया के हर एक देश में क्या है, रोटेशन होती है, यानी कि अभी यहाँ हो गई,
तो कल को किसी और देश में मीटिंग होगी, ठीक है, तो हर एक जगह होती है। सो दिस ईयर इट वाज टर्न टू साउथ अमेरिका। अब देखिए इसके बाद क्या होगी, साउथ अमेरिका में हुई। सो एजेंडा क्या है इसका, देखिए प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि कंप्लीट द रूल बुक ऑफ टू द 2050 पेरिस एग्रीमेंट। अब देखिए 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था और 2020 में, ठीक है, जो इफेक्टिव में आया था, ठीक है, तो उसे क्या है, प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था उसका, उसे कंप्लीट करना, ठीक है, रिप्लेस द 1997 क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। अब देखिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था, उसे हटा के क्या था, उसे हटा के यहाँ पे इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट लेके आए थे, जिसे 2015 में लाया गया, कहा गया कि 2020 में इसे इफेक्टिव बनाया जाएगा। यानी कि 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ, 2020 में कहा गया इसे इफेक्टिव बनाया जाएगा। ये किसके बदले था, ये क्योटो प्रोटोकॉल के बदले था, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इशू क्या थे इसमें, जैसे कार्बन मार्केट्स है, ठीक है। अब देखिए कार्बन बहुत ज़्यादा निकलती है जिससे हमारे एनवायरनमेंट को खतरा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये की गई थी। इनकी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या क्या नियम बनाने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, तो उसके लिए ये हुआ था, ठीक है। COP25 देखिए, COP24 देखिए कहाँ पे हुआ था, पोलैंड में, ठीक है। तो COP25 कहाँ पे हुआ था, मैड्रिड स्पेन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। सो नेक्स्ट है देखिए क्योटो प्रोटोकॉल। अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल में गैसेस, ये पहले क्वेश्चन आया था, गैसेस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब देखिए 6 कैसे हैं, कई जगह 7 लिखी हैं, वो गलत है, लेकिन 6 है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, देखिए ये UNFCCC जब देखिए जब जैसे COP25 हुआ था ना, वैसे ही इसके पहले क्योटो प्रोटोकॉल था। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट था कि जो होते हैं ना, कि जैसे ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, ठीक है, वो चीज़ें। अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल की ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसे देख सकते हैं आसानी से। तो क्योटो का नाम क्योटो क्यों था, क्योंकि देखिए इसे अडॉप्ट किया गया था क्योटो जापान में 1997 में, और ये 2005 में फोर्स में आया था, ठीक है। तो ये हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। अब देखिए COP25 जो हुआ था वो क्या था, कि जैसे हमने कहा था ना कि जैसे इन्वायरमेंटल में जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए हुआ था, तो वैसे ही क्योटो प्रोटोकॉल सबसे पहले आया, उसके बाद में COP25 आया, ठीक है। वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। अब देखिए वाइटल रोल, क्वेश्चन नंबर 7, ए वाइटल रोल इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री सेंटर्ड ऑन स्किल, मैन पावर, प्रोडक्टिविटी एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स पीपल इज फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स। यानी कि किसी देश की कुशल जनशक्ति, उत्पादकता और लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित मानव संसाधन विकास में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बल दिया गया। आप देखिए किसी क्षेत्र देश की अगर कुल कोई जनशक्ति है, उत्पादकता है, लोगों का जीवन की जो गुणवत्ता है, ठीक है, तो किस क्षेत्र में बल दिया गया है ज़्यादा, ठीक है। उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन। अब इससे देखिए होगा क्या, कि जो स्किल होगा मैन पावर का, प्रोडक्टिविटी का, ठीक है, उससे पता चलेगा कि देश का जो लोगों का रहन सहन वो कैसा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाइमेट प्लेजेट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट प्लेट्स अंडर पेरिस एग्रीमेंट कवर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शन नीडेड टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए पेरिस समझौते के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन संबंधी वचनबद्धता में वैश्विक तापन को 2 डिग्री से नीचे सीमित रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितनी भिन्नीय कटौती शामिल है, ठीक है। आप देखिए जो पेरिस समझौता हुआ था उसके अंतर्गत जो क्लाइमेट चेंज था, जो जलवायु परिवर्तन था, उसमें बताया गया था कि जो 2 डिग्री से नीचे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसमें कितनी कटौती शामिल है। तो आंसर है बी, 1/3 या 1/3 या 1/3, ठीक है, वो चीज़। तो ये क्वेश्चन देखिए आ सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। So planets are big, therefore the atoms from planet which are they
आर मेड आर बिग, दिस इन्फ्रेंस कमिट विच काइंड ऑफ फैलेसी, यानी कि ग्रह बड़े होते हैं और जिन परमाणुओं से ग्रह का निर्माण होता है वे बड़े होते हैं। कहने का मतलब कि ग्रह बड़े हैं, वो बड़े क्यों हैं? क्योंकि जो परमाणु से बना है वो भी बड़े थे। तो इस प्रकार ये किस प्रकार की फैलेसी है, ये किस प्रकार की फैलेसी है, किस प्रकार का दोष है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फैलेसी ऑफ डिवीजन, विभक्ति दोष। ठीक है, सो देखिए इसे विभक्ति दोष या विग्र दोष भी कहते हैं। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वायरलेस नेटवर्किंग। अब देखिए बेतार नेटवर्किंग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, अब देखिए ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन भी आते हैं और वायरलेस नेटवर्किंग से क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, तो आप इसे अच्छे से करिए। सो देखिए ऑप्शन है, इट इज़ ईजियर टू एक्सपेंड द नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क को विस्तरित करना सरल है। डाटा इज़ लेस सिक्योर देन वायर्ड सिस्टम, जो डाटा है हमारा वो तारिक प्रणाली की अपेक्षा कम सुरक्षित है। रिलायबिलिटी इज मोर देन वायर्ड, यानी कि तारिक प्रणाली से अधिक विश्वसनीयता है। फास्टर देन वायर्ड नेटवर्क, या तारिक प्रणाली की अपेक्षा अधिक तीव्र है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल ए और बी आपको इनमें से चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी है, यानी कि इट इज़ ईजियर टू एक्सपेंड द नेटवर्क। अब देखिए नेटवर्क को एक्सपेंड करना आसान है। अब देखिए हर जगह पे क्या है, वायर नहीं जा सकती, लेकिन होता क्या है कि एक डिवाइस लगाया जाता है जो वायरलेस कनेक्टिविटी से है, तो उससे क्या होता है, इसे हर जगह पे बढ़ाया जा सकता है। सो डाटा इज़ लेस सिक्योर देन वायर्ड सिस्टम। अब देखिए जो इसमें डाटा है वो वायर्ड सिस्टम से जो सिक्योर होता है लेकिन कम सिक्योर होता है। ठीक है, वो चीज़। सो ये थे क्वेश्चन, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और आपको ये अच्छी तरह से आपने समझा होगा। सो यही एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखिए आ सकते हैं, तो इसे सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए वीडियो को, और साथ में ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल। आपको इसका PDF वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी तैयारी को सबसे बेस्ट बना सकते हैं।